नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र। सभी का स्वागत और अभिनंदन हमारे YouTube चैनल में। साथियों, अपन डिस्कस कर रहे हैं सेट या आपका नेट एग्जाम। साथियों, इसका जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है उसके ऊपर साथियों अपन डिस्कस कर रहे हैं। टोटल इसमें 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न का अंक साथियों 2 अंक निर्धारित करा हुआ है। इसमें साथियों नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन आप अटेंड करिएगा। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, स्वभाव या प्रकृति के अनुरूप शिक्षा देने का तात्पर्य क्या है। बताइएगा साथियों, स्वभाव या प्रकृति के अनुरूप शिक्षा देने का तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर, यानी कि साथियों कृत्रिमता की जगह प्रकृति की ओर लौटना, मानव विकास के प्राकृतिक नियमों के अनुसार शिक्षा देना, प्राकृतिक नियमों या सिद्धांतों का अध्ययन तथा उसका शिक्षा की प्रक्रिया में योगदान। यानी कि ये सारे ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। आगे देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, अध्यापन में यदि कुछ भी नहीं सीखा गया है, तो कुछ भी नहीं साथियों निर्दिष्ट हुआ है, अध्ययन हुआ है, सीखा गया या पढ़ाया गया है। तो साथियों अध्यापन में यदि कुछ भी नहीं सीखा गया है तो कुछ भी नहीं सीखा गया है साथियों। तो सी नंबर आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, 3 नंबर क्वेश्चन है, कोई 2 छात्र एक समान नहीं होते हैं, यह वाक्यांश का अर्थ क्या बताइएगा। यदि कोई 2 छात्र, तो यहाँ आपका क्या आंसर सही होने वाला है साथियों। बिल्कुल, यदि कोई 2 छात्र एक समान नहीं होते हैं तो इस वाक्य का अर्थ साथियों यह है कि छात्रों के शारीरिक बनावट में अंतर है साथियों। छात्रों के शारीरिक बनावट में अंतर है। आगे देखिएगा, वह कौन सा मापदंड है जिसके आधार पर आप अपने कक्षा के मॉनिटर का चुनाव करेंगे साथियों। अब पूछा गया कि आपका कक्षा के मॉनिटर का चुनाव करना है, तो साथियों इसमें से कौन सा मापदंड आप अपनाएंगे। तो यहाँ देखिएगा साथियों कौन सा होगा, प्रजातांत्रिक आदर्शों के आधार पर साथियों उसका चुनाव किया जाएगा। आगे इस क्वेश्चन का डी नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। देखिएगा साथियों, शारीरिक गठन के आधार पर, व्यक्तिगत पसंद के आधार पर, कक्षा में वरिष्ठता के आधार पर साथियों नहीं वो आंसर होगा हमारा। तो यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, प्रसिद्ध कहावत है, बच्चों को उसकी गलती पर दंड न देना बच्चे को बिगाड़ना है, को आधुनिक कक्षा में लागू करने से हमारा उद्देश्य क्या है साथियों। बहुत बार आपने घर के अंदर ये कहावत सुनी होगी कि बच्चों को उसकी गलती पर दंड नहीं दिया जाता है, तो उस बच्चे को क्या किया जा रहा है, बिगाड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, आधुनिक कक्षा में लागू करने से हमारा उद्देश्य क्या होगा, आपको ये बताना है। तो यहाँ देखिएगा साथियों, जो उद्देश्य होगा वो निम्न स्तर का मार्ग है, यानी कि सी नंबर आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, जब आपका छात्र आपकी गलतियों की ओर कक्षा में पढ़ाते समय इशारा करता है तो अब आप क्या करेंगे। देखो, कक्षा में यदि अध्यापक के द्वारा कोई गलती की जाती है और बच्चा उसकी तरफ इशारा करता है, तो साथियों आप उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो देखिएगा साथियों, आप गलती के लिए खेद महसूस करेंगे। बिल्कुल साथियों, यहाँ पे यदि गलती हुई है तो उसको साथियों एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा आपको। बाकी ये 3 ऑप्शन साथियों बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट नहीं होंगे। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सर्वेक्षण विधि के वर्गीकरण का आधार बताना आपको। सर्वेक्षण विधि के वर्गीकरण का आधार क्या है ये बताना है साथियों आपको। तो देखिएगा, सर्वेक्षण विधि का जो आधार है वो आंकड़ों के संग्रहण का स्रोत है साथियों, परिवर्तन की प्रकृति है, परिमेय श्रेणी या समूह है साथियों। इसका मतलब हमारा आंसर होगा सही, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखिएगा, प्रस्तावित नमूना आपको पहचानना है, प्रस्तावित नमूना है साथियों इसमें से, तो क्या होगा प्रस्तावित नमूना। तो यहाँ पे देखिएगा, नमूना प्रक्रिया की विशिष्ट वस्तुनिष्ठता पे आधारित, यानी कि 1 नंबर यहाँ पे आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर 9 नंबर क्वेश्चन है, व्यवस्थित नमूना चयन क्या है साथियों। बताइएगा, व्यवस्थित नमूना चयन क्या है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो व्यवस्थित नमूना जो चयन है, आंकड़ों को सामान्यकरण करने का एक उपयुक्त तरीका है, नमूना चयन करने का एक सुव्यवस्थित तरीका है, नमूना चयन का सरल तरीका है साथियों। ये उपयुक्त डी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही होगा। एक शोधकर्ता के पास होना चाहिए साथियों, एक शोधकर्ता के पास क्या होना चाहिए बताइएगा साथियों। तो एक शोधकर्ता के पास साथियों वैज्ञानिक मनोवृत्ति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वैज्ञानिक मनोवृत्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शोध के सैद्धांतिक लक्ष्य कैसे होने चाहिए। शोध के साथियों सैद्धांतिक लक्ष्य कैसे होने चाहिए, व्याख्यात्मक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए साथियों, व्याख्यात्मक होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध हमेशा साथियों, शोध हमेशा
पुराने ज्ञान को स्थापित करता है, नए ज्ञान की खोज करता है, ज्ञान के मध्य दरार को पाटता है साथियों। यानी कि डी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित प्रकार से एक समान है तथा वे अपना समूह बनाते हैं, वे कौन सा एक है जो इस समूह में शामिल नहीं होता है? लकड़ी, मेज, कुर्सी, सोफा। देखिएगा साथियों यहाँ पे क्या शामिल नहीं हो रहा, देखिएगा यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होने वाला है 13 नंबर क्वेश्चन का वो होगा साथियों लकड़ी होगा। देखिएगा बाकी सारे क्या है, लकड़ी से बनाए जाने वाले हैं ये, लेकिन ये क्या साथियों, ये खुद लकड़ी है। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर वो 1 नंबर यहाँ पे सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि P का कोड 2 है साथियों, Q का कोड 4 है और R का कोड साथियों क्या है 6 है और B का कोड 7 है और Z का कोड 9 है तो W का कोड 5 है तथा F का कोड 3 है साथियों। तो शब्द आपके सामने दिया हुआ है, इसका कोडीकृत कीजिएगा। तो साथियों यहाँ पे सबसे पहले B का कोड दिया गया तो B का कोड हमने 7 ऐड कर लिया। उसके बाद में साथियों F का कोड पूछा जा रहा है हमसे, तो देखिएगा साथियों F का कोड कहाँ लिखा हुआ है, ये देखिएगा 3 है F का कोड। तो यानी कि 7 3 साथियों आपका जो शुरू के अंदर है वो आंसर सही होगा। यदि आप ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो यहाँ पे सिर्फ मात्र डी नंबर ही ऑप्शन है जो साथियों सही हो रहा है। तो आप बाकी देखिएगा नहीं, बाकी भी आप साथियों करना चाहे तो कर सकते हैं। तो डी नंबर आंसर इस क्वेश्चन का सही होगा। निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित प्रकार से एक समान हैं तथा वे अपना समूह बनाते हैं, वे कौन सा एक है जो इस समूह में शामिल नहीं होता है? तो बताइएगा साथियों क्या है इसका राइट आंसर। बिल्कुल यहाँ आपका राइट आंसर होगा अब भूरा साथियों, यानी कि डी नंबर आंसर आपका सही होगा साथियों। बाकी जो है भूरा को छोड़ के साथियों बाकी जो रंग हैं ये आपके स्पेक्ट्रम का रंग हो जाते हैं, भूरा इसमें शामिल नहीं होता है। तो यहाँ पे डी नंबर आंसर आपका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, संख्या 5 3 1 4 6 7 9 में ऐसे अंक कितने हैं जिनमें से प्रत्येक संख्या के आरंभ से उतनी ही दूर है जितने की संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पे है साथियों। तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होने वाला है साथियों वो होगा आपका कोई नहीं साथियों, कोई नहीं है इसके अंदर अंक आपका। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके 17 से 21 नंबर तक क्वेश्चन आपके इस पैराग्राफ यानी कि साथियों उस ग्राफ से आपको देने हैं। इस एक कंपनी का कई वर्षों का आय व्यय विवरण है साथियों, लाखों रुपए के अंदर दे रखा है, जो आपका है वो लाख रुपए के अंदर इसके अंदर है। आय साथियों जो आपके ब्लैंक हैं वो हैं साथियों, जो आपका व्यय हुआ है वो साथियों जहां आपके ब्लैक पेन से भरे हुए हैं वो हैं साथियों। देखिएगा वर्ष 1983 तथा 1984 में लाभ का अंतर लाख रुपए में कितना है ये आपको बताना है साथियों 1983 और 84 में। देखिएगा साथियों 1983 और 84 की अपन बात करें, सबसे पहले 1983 को अपन देखते हैं। 1983 आपके सामने दिखाई दे रहा होगा साथियों, जो आपका आय है साथियों 50 है और व्यय कितना है हमारा 30 है। तो यहाँ पे साथियों आय और व्यय का जो अंतर होगा वो होगा अब 20 लाख हो जाएगा साथियों। आगे देखिएगा 1984 में अपन देख लेते हैं। 1984 में साथियों जो आय है हमारी वो है साथियों 40 और व्यय हमारा है 30। तो यानी कि यहाँ पे साथियों अंतर आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 1983 और 84 में अंतर पूछा जा रहा है तो साथियों 20 में से 10 अपन माइनस करेंगे तो 10 लाख का अंतर होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका 80 नंबर 10 लाख का साथियों। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, उन वर्षों की संख्या कितनी है जिनमें आय दिए गए वर्षों की औसत आय से अधिक रही है साथियों। कहने का मतलब है कि वह उन वर्षों की संख्या बतानी है जिनमें आय है ना वो दिए गए वर्षों की औसत आय से अधिक रही है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करके, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे साथियों इसकी औसत आय निकालेंगे। औसत आय निकालने के लिए देखिएगा 1982 के अंदर अपन ऐड कर लेंगे 30। आय कितनी थी हमारी, आय साथियों 30 थी 1982 की। अब बात करते हैं साथियों 1983 की, तो 1983 की अपनी 50 हो जाएगी। अब आगे देखिएगा 1900 आगे 84 हो जाएगा। 1984 में साथियों 40 थी आय आपकी और 1985 में 60 थी साथियों। इस तरीके से अपन आगे जोड़ेंगे और 1986 में भी 60 थी साथियों। ऐसे करके ये टोटल हो जाएंगी हमारे साथियों, कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी टोटल हो जाएंगी हमारी सभी वर्षों की आय हो जाएगी 240 हो जाएगी।
और अपन औसत निकालना है तो 5 से साथियों टोटल 5 वर्ष हैं इनके, 1982 से लगा के 1986 तक टोटल 5 है। तो इसको अपन काटेंगे तो हमारी जो औसत आय आएगी साथियों वो आएगी 48। अब ये कहना चाह रहा है कि साथियों 48 से जो आय अधिक है वो बताइएगा कौन कौन से हो जाएगी 48 से साथियों। एक तो 50 हमारी हो जाएगी 1983 वाली, और 2 साथियों ये 1985 और 86 वाली हो जाएगी। इसका मतलब 3 ऐसी है संख्या जिनकी औसत आय से अधिक है साथियों। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा सी नंबर, आंसर सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी वर्गों को मिलाकर औसत आय तथा औसत लाभ का अनुपात कितना है, आपको ये बताना है साथियों। सभी वर्गों को मिलाकर औसत आय तथा औसत लाभ का अनुपात कितना है ये बताना है आपको। तो देखिएगा, तो साथियों औसत आय हमने अभी निकाली है 48 थी साथियों। क्या थी? 48 थी। हालांकि ऑप्शन के अनुसार यदि देखना चाहे तो 48 साथियों बी के अंदर ही है। अपन सीधे देखिएगा साथियों इस ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। यदि आपको पूरा करके देखना है तो साथियों देखिएगा औसत लाभ की बात कर रहा है साथियों। अपन आय और व्यय में से जो माइनस करेंगे साथियों वो औसत आपका लाभ होगा। अब लाभ साथियों सभी का लाभ मिला के 1982 में कितना लाभ हुआ, 1983 में कितना लाभ हुआ, सभी जब लाभ को अपन ऐड करेंगे ना साथियों और उसमें से पाँच को अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और जब हमारा लास्ट फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 17 साथियों। तो ये 48 आगे अनुपात आ जाएगा 17 साथियों। ये हमारा औसत आय और औसत लाभ का अनुपात है। तो यहाँ पे बी नंबर आंसर है साथियों। आप आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। वर्ष 1982 की तुलना में वर्ष 1986 के लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो ये क्वेश्चन भी आपका सरल है साथियों। 1982 में लाभ हमने पहले भी निकाला था साथियों। 1982 में हमें 10 लाख का साथियों यहाँ पे क्या था, लाभ था। और 1986 की अपन बात करें साथियों, 1986 में कितना लाभ था हमारा, तो 25 था साथियों। 25 लाख का हमें वहाँ पे साथियों क्या था, हाँ जी लाभ था। अब साथियों वृद्धि की बात करें तो वृद्धि कितनी हुई है, तो वृद्धि साथियों 25 में से जब -10 करेंगे तो वृद्धि कितनी की हो रही है, हमें 15 की साथियों वृद्धि हुई है। तो 15 की यहाँ पे साथियों आपके सामने वृद्धि हुई है। अब इस यदि क्वेश्चन को निकालेंगे तो वृद्धि कितने प्रतिशत है ये पूछ रहा है साथियों। ये जो वृद्धि हुई है ये कितने प्रतिशत, ये 15% वृद्धि है, तो ये कितने प्रतिशत वृद्धि है। तो अब हमारा यहाँ पे एक फॉर्मूला काम करता है साथियों, वृद्धि इंटू 100 बटे साथियों 10 पे देखिएगा साथियों अपन कैसे निकालेंगे। तो अपन करते हैं 15 इंटू 100 कर देंगे और बटा करेंगे साथियों यहाँ पे 10 आ जाएगा हमारा, और इंटू क्या होगा हमारा, इंटू कुछ नहीं होगा साथियों। इसको अपन जब काटेंगे तो 150% हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 150% राइट आंसर होगा। यानी कि 1 नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, वर्ष 1982 से लेकर वर्ष 1986 तक कुल आय कुल व्यय से कितनी अधिक है ये आपको बतानी है। कुल आय कुल व्यय से कितनी अधिक है साथियों। देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन के अंदर 21 नंबर क्वेश्चन जो है साथियों आपको करना होगा 1982 लेके 1986 तक कुल व्यय हमें ज्ञात करना होगा साथियों। कुल आय हमें ज्ञात करनी होगी। देखिए 1982 से लेकर 1900 कुल आय हमें पूछी जा रही है और कुल व्यय से कितनी अधिक है। तो साथियों टोटल अपने इसको और कुल आय को अपन ऐड कर देंगे तो 240 हमने शुरू में बात करी थी, कुल आय कितनी थी 240 थी साथियों। और हम यदि व्यय की और कुल आय की अपन बात कर लेते साथियों कुल कितनी आय थी। आगे देखिएगा साथियों कुल आय 240 है तो कुल व्यय कितना होगा साथियों। टोटल अपन व्यय की अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे, सीधे मैं आपके साथ में जोड़ के बता रहा हूँ। तो 155 है साथियों। कुल व्यय कितना है हमारा, तो 155 हमारा व्यय हो जाएगा। साथियों दोनों कुल आय और व्यय में अपन माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 85 लाख आएगा साथियों। क्या आएगा 85 लाख आंसर हमारा राइट होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका 1 नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीडर्स डाइजेस्ट क्या है साथियों। रीडर्स डाइजेस्ट है क्या है ये बताना आपको। तो साथियों ये क्या है, तो ये है साथियों एक मासिक पत्रिका है। क्या है, मासिक पत्रिका है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है साथियों। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बताना आपको क्या है। तो प्रेस ट्रस्ट जो इंडिया है साथियों वो है आपका समाचार एजेंसी है साथियों। क्या हो जाएगी, समाचार एजेंसी हो जाएगी। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ में है यूएनआई का संपूर्ण नाम बताना आपको। यूएनआई का संपूर्ण नाम क्या है, तो यूएनआई का संपूर्ण नाम है संयुक्त राष्ट्र सूचना साथियों। क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र सूचना हो जाएगा। आगे देखिएगा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब साथियों आपको जो आंसर देने होंगे 25 से 28 तक वो हैं साथियों इस
ग्राफ से आपको आंसर देने हैं। इसमें जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, जनवरी से लगाकर, यानी कहने का मतलब साथियों जनवरी से लगाकर आपके जुलाई तक दे रखे हैं। इधर साथियों 500, 1000, 1500 ये आपके साथियों यहाँ पे काउंटिंग दे रखी है। कंपनी द्वारा खिलौनों का उत्पादन हो रहा है साथियों। यहाँ देखिएगा आगे क्वेश्चन क्या कहता है हमारा 25 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि मई के महीने में कुल हुए खिलौने के उत्पादन का मार्च तथा जुलाई के महीने में हुए उत्पादन में प्रतिशत में क्या अंतर है साथियों। देखिएगा साथियों अपन इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है। वो यहाँ पे पूछ रहा है कि मई के महीने में कुल हुए खिलौने के उत्पादन का मार्च तथा जुलाई के महीने में कुल उत्पादन में कितना प्रतिशत अंतर है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। यहाँ पे मई के महीने में साथियों कितना है, यहाँ पे है आपका 3700, और मार्च तथा जुलाई में देखिएगा मार्च में हमारा 1300 है और जुलाई में हमारा कितना हो जाएगा 2300, यानी कि इन दोनों को प्लस में ऐड करना है साथियों। तो टोटल हमारा हो रहा है ये 3600 हो रहा है। 3600 हो जाएगा। जब 3600 साथियों और 3700 अपन इसमें माइनस करेंगे तो 100 का अंतर हो रहा है साथियों। अब ये 100 का यही पूछ रहा है साथियों, ये कितना प्रतिशत है। तो देखिएगा प्रतिशत हमने पहले भी हमने आपके सामने एक सूत्र काम किया था साथियों। फॉर्मूला है 100 × 100 साथियों, और जो बेस साथियों हम किस बेस पे निकालते हैं तो साथियों हम 36 पे निकालेंगे। तो हमारा ये 3600 नीचे आएगा। अब साथियों इस पर अपन काटना शुरू करेंगे तो साथियों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है 2.8%। क्या होगा साथियों, 2.8% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका साथियों 1 नंबर आंसर आपका सही होगा, 2.8% आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। इसमें दिए औसत उत्पादन समय की तुलना में कितने महीने अधिक उत्पादन हुआ है साथियों, बताइएगा। इसमें दिए गए औसत उत्पादन समय में की तुलना में कितने अधिक उत्पादन हुआ है। तो यहाँ पे आंसर आपका सीधा डायरेक्ट अपन बात कर लेते हैं क्या आंसर होगा आपका। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। 3 आंसर आपका यहाँ पे राइट होने वाला है। यदि देखेगा साथियों औसत उत्पादन कैसे निकालेंगे, सभी का औसत उत्पादन निकाल लेंगे 1700-2400 ऐसे करके सभी का जनवरी से लेकर जुलाई तक जोड़ेंगे तो 7 महीने होते हैं टोटल। इनका जब अपने औसत निकालेंगे तो लास्ट में औसत आएगा 2514.5, यानी कि 2514.5 आएगा। अब साथियों 3 महीने ऐसे हैं जो यहाँ से औसत उत्पादन से अधिक हैं। कौन कौन से, अप्रैल, मई, जून। तो यहाँ पे 3 महीने हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा पहले 3 महीनों के औसत उत्पादन की तुलना में अगले 4 महीनों का औसत उत्पादन कितना अधिक है। साथियों ये काउंटिंग करने वाला है, ये आप काउंट कर लीजिएगा। पहले 3 महीने का काउंट करना, फिर उसको अपन 3 से डिवाइड करेंगे, फिर औसत आएगा। फिर अपने आगे जो 4 महीने होंगे साथियों उनको काउंट करेंगे, फिर 4 से उसको डिवाइड करेंगे साथियों, उसका औसत आएगा। अब उसमें जो अंतर होगा वो होगा साथियों 1250 होगा। क्या होगा, अब 1250 होगा साथियों। आप उस ग्राफ को देखिए, इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। दी गई अवधि के लिए औसत उत्पादन कितना है साथियों। जो अवधि दे रखी है, दी गई अवधि है के लिए औसत उत्पादन पूछा जा रहा है आपसे साथियों। वो तो औसत उत्पादन हमने थोड़ी देर पहले हमने बात ही करी थी साथियों, 2514.5 होगा। बी नंबर आंसर आपका सही होगा। सभी साथियों जितने भी हमारे उत्पादन हुआ है सभी को जोड़ेंगे और साथियों जनवरी से लेकर जुलाई तक जो टोटल होते हैं हमारे 7 महीना से साथियों उसको अपन डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा 2514.5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको साथियों 29 और 30 का जो आंसर देना है वो इस ग्राफ को अध्ययन करके देना है। आगे देखिएगा अपन क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन हमारा कहता है 1987 की तुलना में 1989 में हुई बिक्री में राशि कितनी अधिक है साथियों, बतानी है। 1987 और 89 में हमने तुलना करनी है जो बिक्री में साथियों हमारी जो हुई है, अब उसको हमने यहाँ पे आंसर करके देखिएगा साथियों, यहाँ पे आंसर करना है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आसान क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है तो यहाँ आपका आंसर होगा साथियों 1 लाख आंसर आपका राइट होगा, यानी कि सी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। देखिएगा साथियों आगे क्वेश्चन 30 नंबर है। 1987 में हुई बिक्री 1988 में कितनी गुना अधिक है। तो देखिएगा 1987 में जो बिक्री हुई साथियों 320,000 हुई है और 1988 में साथियों यहाँ पे 400,000 हुई है। 1987-88 साथियों 88 में 400,000 हुई है और 1987 में 320,000 हुई है साथियों। तो अपन इसको करेंगे जब काटने पे शुरू करेंगे साथियों तो 1.25 आंसर हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे बी नंबर आंसर आपका सही होगा, तो अपना बी नंबर आंसर सही मान सकते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टेबल कंप्यूटर को कहा जाता है साथियों। पोर्टेबल जो कंप्यूटर उसको क्या कहते हैं, तो लैपटॉप पीसी कहेंगे उसको। डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर है साथियों। डाटा मैट्रिक्स किस प्रकार का प्रिंटर है आपको ये बताना है। तो डाटा मैट्रिक्स जो प्रिंटर होते हैं साथियों वो होते हैं सीरियल प्रिंटर होते हैं। कैसे होते हैं, सीरियल प्रिंटर होते हैं। निम्न में से कौन भाषा नहीं है साथियों, कौन इसमें से भाषा नहीं है, पास्कल, यूनिक्स, फोर्टेन या कोबल। तो यहाँ पे जो आंसर आपका सही होगा वो होगा साथियों सी नंबर यूनिक्स हो जाएगा साथियों, आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च स्तरीय भाषा जो कि प्रारंभकर्ताओं की अध्ययन तथा उपयोग के लिए आसान होती है, तो कौन सी है साथियों जो उच्च स्तरीय भाषा बतानी है जो प्रारंभकर्ता की अध्ययन तथा उपयोग के लिए आसान होती है। तो 34 का जो राइट आंसर होने वाला है वो है साथियों बी नंबर बेसिक हो जाएगा। आगे देखिएगा मेमोरी यूनिट जो कि सिर्फ ऑपरेशन को पढ़ने के लिए प्रयोग की जा सकती है, कौन सा है, रोम, रैम या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं साथियों। 35 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेमोरी में शब्द के पते को किस रजिस्टर में स्टोर किया जाता है उसे क्या कहते हैं साथियों। जो मेमोरी में होता है जो शब्द के पते को अपने एड्रेस को रजिस्टर में स्टोर किया जाता है उसे क्या कहते हैं ये बताना है, तो उसे कहते हैं साथियों MAR। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। साथियों नर्मदा नदी पे है ये पूछ रहा है साथियों, नर्मदा नदी पे कौन सा बांध है, इंदिरा सागर परियोजना, कोयना ऊर्जा परियोजना, महेश्वर हाइडल ऊर्जा परियोजना या उपरोक्त सभी। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा साथियों डी नंबर। तो ये सारे जितने बांध है साथियों ये नर्मदा नदी के ऊपर हैं। भारत उपयुक्त विशालतम स्रोत है साथियों, भारत उपयुक्त विशालतम स्रोत क्या है, भारत में किसके साथ सबसे बड़े अपने स्रोत हैं साथियों, क्या मिला है सबसे ज़्यादा भारत के अंदर, थोरियम, लोहे, एल्यूमिनियम, सोने के भंडार साथियों। तो यहाँ जो आंसर आपका सही होगा वो होगा थोरियम साथियों। तो 1 नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप 39 नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन सही है साथियों, कौन सा कथन सही है आपको यहाँ बताना है, कौन सा कथन जो सही है। तो साथियों यहाँ देखिएगा साथ साथ उत्पन्न जीवों में अधिकतम अंतक्रिया होती है, तो यहाँ पे बी नंबर आंसर आपका सही होगा। कला में चर्चा अधिक कारगर होती है यदि चर्चा का विषय साथियों प्रस्तुत नहीं किया जाता है, चर्चा के पहले बता दिया गया है या बिना प्रस्तुति के बोर्ड पर लिख दिया गया है या विद्यार्थियों को अग्रिम रूप से बता दिया गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों डी नंबर, विद्यार्थियों को अग्रिम रूप से बता दिया गया है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में क्या है साथियों। देखिएगा मानव जनसंख्या की वृद्धि अल्पमत है या मानव जनसंख्या की वृद्धि द्रुततम है, मानव जनसंख्या की वृद्धि स्थिर है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, मानव जनसंख्या की वृद्धि द्रुततम है साथियों, बी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ऋणात्मक प्रदूषण का उदाहरण क्या है बताइएगा। ऋणात्मक प्रदूषण का जो उदाहरण है वो साथियों वो है घास चराना। आगे देखिएगा निम्नलिखित शिक्षा तकनीक में से किस में अध्यापक के ऊपर भारी काम का बोझ होता है, तो किसके ऊपर होता है, ये होता है साथियों शिक्षा परियोजना तकनीक से। तो यहाँ पे सी नंबर आंसर आपका सही होगा। ज्ञानवर्धन के लिए निम्न में से किन पद्धतियों का प्रयोग करते हैं साथियों, ज्ञानवर्धन के लिए कौन सी पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है हेर्बर्ट 5 स्तरीय पद्धति साथियों, हेर्बर्ट 5 स्तरीय पद्धति है, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक गद्यांश दे रखा है साथियों, अवतरण दे रखा है, उसको पढ़ के आपको 45 से लेकर 48 तक आंसर देने हैं। तो आप इस गद्यांश को आसानी से पढ़ लीजिएगा, पूरा पढ़ के साथियों जो नीचे दिए क्वेश्चन है उसका साथियों आपको आसानी से आंसर देना है। तो क्या आंसर होगा साथियों, आप इस अच्छे से इसको रीड करिएगा और इस नीचे दिए जो आपके दे रखे हैं उसका आंसर देना है साथियों। मैं आपको स्क्रॉल करके नीचे सीधे क्वेश्चन की तरफ ले जाना चाहूँगा, इसके बाद में आप आंसर दीजिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, कर्मचारियों का शिथिल होना निम्नलिखित में से किस तत्व की अनुपस्थिति के कारण हो सकता है, तो यहाँ साथियों सी नंबर आंसर आपका सही होगा, प्रभावशाली प्रबंधन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा शीर्षक अवतरण के लिए उपयुक्त है, तो कौन सा शीर्षक है साथियों इसका जो उपयुक्त होगा इसके लिए, तो 46 का राइट आंसर होगा सी नंबर, प्रोत्साहन सिद्धांत आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा दो पक्षीय सिद्धांत हमेशा सही नहीं हो सकता क्योंकि साथियों क्या कारण है, तो इसका कारण है साथियों अलग अलग परिस्थितियों में काम करने वाले लोग अलग अलग तरीकों से प्रभावित हो सकते हैं, यानी कि साथियों यहाँ पे 1 नंबर आंसर आपका सही होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कर्मचारियों को उनके कार्य में संतुष्टि प्रदान करता है, बढ़ा हुआ वेतन, चुनौतीपूर्ण कार्य, अनुकूल अंतर निजी संबंध या सुरक्षात्मक उपायों के प्रावधान। तो यहाँ पे साथियों जो राइट आंसर होने वाला है वो है सी नंबर, अनुकूल साथियों अंतर निजी संबंध। तो आपका यहाँ पे सी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है साथियों आपको 49 और 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये प्रश्न साथियों आपको इस जानकारी के आधार पे पढ़ना है। तो साथियों देखिएगा A इंटू बी का अर्थ क्या होता है, ए बी की माता है
और ए भाग का अर्थ क्या होगा साथियों, ए बी का भाई है, और ए प्लस बी का अर्थ क्या है साथियों, ए बी का पुत्र है, और ए माइनस का जो अर्थ है साथियों वो क्या है, ए बी की पत्नी है। तो साथियों यहाँ पे आपके सामने जे माइनस टी भाग के प्लस एफ में एफ का संबंध साथियों जे से क्या संबंध है ये बताना है। तो देखिएगा साथियों यहाँ 49 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा साथियों यहाँ पे पुत्र वधु होगा साथियों, क्या होगा, पुत्र वधु होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 50 नंबर क्वेश्चन है साथियों, अंतिम क्वेश्चन है साथियों। क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आर इंटू एच और प्लस डी में आर का डी से क्या संबंध है साथियों, आर का डी से संबंध बताना है। तो यहाँ आर क्या है, डी की पत्नी है साथियों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा 80 नंबर आपका राइट आंसर होगा साथियों। तो यहाँ 50 क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं साथियों। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है साथियों जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आसानी से मिल जाएगा, वहाँ से साथियों आप उसको ऐड कर लीजिएगा और सारी की PDF